चलिए तो आज हम डिस्कशंस करेंगे एक और टॉपिक के बारे में जो है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। हम ऑलरेडी ऑटोकॉइड पढ़ रहे हैं। ऑटोकॉइड्स हमें पता ही है कि क्या है, एक टाइप्स के जो लोकल केमिकल्स होते हैं जो लोकली काम करते हैं। हॉर्मोन्स जो होते हैं ऑन द अदर हैंड वो ऐसे केमिकल्स होते हैं कि जो रिलीज़ होते हैं वहाँ से डिस्टल जगह पे काम करते हैं। तो एक ऑटोकॉइड्स है वो हम पढ़ रहे हैं ऑलरेडी। उसमें काफ़ी अलग अलग टाइप्स होते हैं जिसमें हिस्टामिन हो गया, सीरोटोनिन हो गया, वो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद अब आते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स, जिसे शॉर्ट में पीजीबी हम लोग कहते हैं। अब ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है क्लिनिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी सारे प्रोस्टाग्लैंडिन्स के टाइप्स हैं, नंबर वन। और नंबर टू ये है कि उसकी एक्शंस उसके रिसेप्टर्स के ऊपर काम होता है और फिर उसकी एक्शंस भी काफ़ी सारी है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन एक ऐसी जगह है वहाँ पे जैसे फार्माकोलॉजिस्ट ने बहुत अपने एफर्ट्स डाले हैं और उसके रिसेप्टर्स पे काम करके हम लोग काफ़ी सारी पैथोफिजियोलॉजी को मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई मीन्स कि किसी जगह पे हम लोग एगोनिस्टिकली एक्शन क्रिएट कर सकते हैं, किसी जगह पे एंटागोनिस्ट की मदद से एक्शंस हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से सीरोटोनिन में काफ़ी सारी वैरायटी ऑफ रिसेप्टर्स थे और वहाँ पे हम लोग काम करके मॉड्यूलेट कर सकते थे एक्शन, उसी प्रकार से ये एक प्रोस्टाग्लैंडिन भी एक ऑटोकॉइड है कि उसके काफ़ी सारे एक्शंस हैं और रिसेप्टर्स को अगर मॉड्यूलेट किया जाए तो उनकी एक्शन से हम लोग क्लिनिकल बेनिफिट भी ले सकते हैं। तो उसी प्रकार जैसे एएनएस में भी हमें पता है कि न्यूरोट्रांसमीटर, उसके बाद उसके रिसेप्टर्स, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, एक्शन अगर हमें पता होगा तभी हम लोग ड्रग के ऊपर जंप कर पाएंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ भी ऐसा है कि अगर प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में अच्छे से पता होगा तभी हम लोग ड्रग्स की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। तो समझते हैं कि जो मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स होती है, अब कैसे प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रोडक्शन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे प्रोस्टाग्लैंडिन पीजीस की तरह आपको दिखेंगे या फिर एलटी की तरह आपको दिखेंगे। तो ये सब प्रोस्टाग्लैंडिन्स है एक टाइप्स के। अब कैसे उनका रिलीज होता है, तो हम लोग देखेंगे कि मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड, जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसके जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं उसके अंदर एक कंपोनेंट होता है जिसे कहते हैं एराकिडोनिक एसिड। तो ये जो एराकिडोनिक एसिड है वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है कि जहाँ से इवेंचुअली ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं उनका प्रोडक्शन होता है। तो फर्स्ट स्टेप है मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड का एराकिडोनिक एसिड में बनना और उसमें से फिर प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोडक्शन होता है। तो ये होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोलाइपेज A2। तो फॉस्फोलाइपेज A2 की मदद से एराकिडोनिक एसिड बनता है और उसमें से इवेंचुअली प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रोडक्शन होता है। तो अगर आप यहाँ पे काफ़ी सारे बॉक्सेस देखें तो वहाँ पे आपको ड्रग्स दिए गए हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ ड्रग्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि स्टेरॉइड एक ग्रुप ऑफ ड्रग्स हैं। यहाँ पे एक ड्रग का नाम है जिल्यूटोन। यहाँ पे आप देखेंगे एक ड्रग का नाम है जाफिर लुकास मोन्टेलुकास्ट। और यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ ड्रग्स है एनसीड्स। तो ये जो ड्रग है उस पर्टिकुलर एरिया पे या फिर पर्टिकुलर एंजाइम पे या पाथवे के ऊपर काम करती है, देखेंगे उसके बारे में इवेंचुअली एंड में। पहले हम लोग फोकस करेंगे कैसे प्रोडक्शन होता है। तो फॉस्फोलाइपेज A2 की मदद से एराकिडोनिक एसिड बनता है और जैसे आप देख सकते हैं कि एराकिडोनिक एसिड में से फिर से दो पाथवेज पड़ते हैं। एक पाथवेज है वहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोडक्शन होता है, एक दूसरा पाथवे है जिसे कहते हैं ल्यूकोट्राइन, ये भी एक दूसरा ऑटोकॉइड है। तो ल्यूकोट्राइन प्रोडक्शन होता है। ल्यूकोट्राइन से एक अलग ऑटोकॉइड्स की तरह काम करते हैं, वो अपने रिसेप्टर्स के ऊपर काम करते हैं। हम लोग देख रहे हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स, तो आप प्रोस्टाग्लैंडिन्स के ऊपर ही फोकस कीजिए। तो प्रोस्टाग्लैंडिन रहता है वो मेन जो बनता है यहाँ से बनता है PGG2NH2। तो G2H2 आप जो याद रखें, और उसमें से इवेंचुअली अलग अलग ग्रुप ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनते हैं। तो पहले जो बनता है प्रोस्टाग्लैंडिन वो PGG2 और H2 बनता है और उसमें से इवेंचुअली तीन ग्रुप ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनते हैं। एक होता है थ्रोम्बोक्सिन A2, जैसे TXA2 जैसे यहाँ पे दिखा गया है, तो दैट इज कॉल्ड एज थ्रोम्बोक्सिन A2। दूसरा बनता है दैट इज कॉल्ड एज PGI2। और तीसरा ग्रुप ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स है जिसमें D2, E2 एंड F2 अल्फा। तो इस प्रकार से जो मेन ग्रुप ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनता है इस प्रकार से। अब ल्यूकोट्राइन पाथवे में देखें तो वहाँ पे ल्यूकोट्राइन A4 पहले बनता है, उसमें से फिर B4 बनता है और C4, D4 एंड E4 बनता है। तो हम लोग थोड़ा ल्यूकोट्राइन पाथवे भी देख लेते हैं, वो भी एक प्रकार के ऑटोकॉइड्स है। तो जिसमें से आप देखेंगे कि जो B4 है वो एक कीमोटैक्टिक सब्सटेंस है। कीमोटैक्टिक मीन्स की जो लोकल केमिकल रिलीज करके जो इन्फ्लामेटरी सेल्स हैं उसको आकर्षित करता है साइट के ऊपर। और C4, D4, E4 इसे कहा जाता है मेन सब्सटेंस जो एनाफाइलेक्टिक काइंड ऑफ रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मेनली ब्रोंको कंस्ट्रिक्शंस करते हैं ये। तो उसके रिसेप्टर्स के ऊपर काम करके ये लोग ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करते हैं। अब दूसरी देखने वाली जो इम्पोर्टेंट बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है जो यहाँ पे, वो है किस प्रकार से
इनका प्रोडक्शन होता है। तो दो जो पाथवेज हैं, एक प्रोस्टाग्लैंडिन पाथवे और एक ल्यूकोट्राइन पाथवे। जो प्रोस्टाग्लैंडिन पाथवे में जाना है तो आपको एक एंजाइम की मदद लगेगी, और जो एंजाइम का नाम है COX, साइक्लोऑक्सीजिनेज। सो एक साइक्लोऑक्सीजिनेज नामक एंजाइम है, उसमें से प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोडक्शन होता है। और लाइपो ऑक्सीजिनेज पाथवे है जिसमें कहता है लाइपो ऑक्सीजिनेज एंजाइम, जिसकी मदद से ल्यूकोट्राइन्स का प्रोडक्शन होता है। तो ये दो पाथवेज हैं, एक साइक्लोऑक्सीजिनेज कॉक्स पाथवे भी जिसे कहा जाता है, और लाइपो ऑक्सीजिनेज जिसे लॉक्स पाथवे भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रोडक्शन होता है। अभी हम लोग आंखें देखेंगे कि ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन अभी बन चुके हैं तो वो किस प्रकार से एक्शंस क्रिएट करते हैं, उनका एक्शन क्या है, वो हम लोग अब सब्सिक्वेंटली देखेंगे। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स के टाइप्स और उसके एक्शन को देखने से पहले एक और चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, वो है ये कॉक्स। ये जो हमने जैसे बात की कि कॉक्स नामक एक एंजाइम होता है जिसकी मदद से प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोडक्शन होता है। तो कॉक्स के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, प्राइमरी उसका इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि ये कॉक्स कितने टाइप के होते हैं। जो कॉक्स एंजाइम होते हैं वो मोटा मोटा 3 टाइप के होते हैं। एक होता है कॉक्स 1, दूसरा होता है कॉक्स 2 और तीसरा होता है कॉक्स 3। तो अगर आप देखेंगे उसके बारे में तो कॉक्स 1 जिसे कहा जाता है कंस्टिट्यूटिव, मीन्स कि ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के लिए जवाबदार है और नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस करता रहता है। कंस्टिट्यूटिव है, वहाँ पे हमेशा रहता है। किसके लिए, कहाँ पे रहता है, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, किडनी हो गया और प्लेटलेट। मेनली स्टमक और इंटेस्टाइन, यहाँ पे ये कंस्टिट्यूटिव मीन्स कि नॉर्मल एक काम करता है। नॉर्मल कॉक्स 1 एंजाइम है। कॉक्स 2 क्या है कि कॉक्स 2 कुछ जगह पे कंस्टिट्यूटिव भी है, नॉर्मली भी प्रेजेंट रहता है, और कुछ जगह पे इंड्यूसिबल है, मीन्स कि नॉर्मली प्रेजेंट नहीं रहता है, लेकिन जब इसको इंड्यूस किया जाए तब वो एक्टिवेट होता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं इंड्यूसिबल। जैसे मान लीजिए कंस्टिट्यूटिव कहाँ कहाँ पे नॉर्मली काम करता है कॉक्स 2, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, किडनी और टेस्टिस। तो ऐसी कुछ जगह पे जो कॉक्स 2 एंजाइम है वो नॉर्मली काम करता है, नॉर्मली प्रेजेंट होता है, कंस्टिट्यूटिव वहाँ पे काम करता ही है। लेकिन इंड्यूसिबल मीन्स कि नॉर्मली वहाँ पे नहीं होता है, लेकिन जब उसको इंड्यूस किया जाए तो वहाँ पे वो उसकी एक्शन करता है। जैसे इन्फ्लामेटरी साइट, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इन्फ्लामेटरी साइट। तो जहाँ पे भी इन्फ्लामेशन होता है तो वहाँ पे जब ये जो मैक्रोफेज हो गए या फिर साइनोवियोसाइट्स हो गए, एंडोथेलियल सेल्स हो गए, तो वहाँ पे ऐसे इन्फ्लामेटरी साइट्स के ऊपर ये जो कॉक्स 2 एंजाइम एज ए इंड्यूसिव और इंड्यूसिबल तौर की तरफ एंजाइम के तौर पे ये काम करता है। ठीक है, एक कॉक्स 3 एंजाइम भी है जो कहते हैं कि पेन परसेप्शन, जो हमारा पेन परसेप्शन होता है, हमें हमें दुखता है ऐसा कह सकते हैं, या फिर फीवर होता है, तो ज़्यादा वहाँ पे इन्वॉल्व होता है। मेनली फीवर के लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कॉक्स 3 फीवर परसेप्शंस के साथ ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पे मेन जो इम्पोर्टेंट हमें बताना था वो था ये कि कॉक्स जो एंजाइम है जो प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोडक्शंस करता है वो कितने टाइप का होता है। ये कई बार हमें बेसिक जानकारी के तौर पे आना चाहिए और हमें पूछते हैं एग्ज़ाम में, और उसकी मदद से इवेंचुअली फिर हम लोग ड्रग्स बनाते हैं। तो जैसे हमें पता है कि किस किस प्रकार की ड्रग्स अब अवेलेबल है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ एनसेड्स है। जब हम लोग एनसेड्स के टॉपिक पढ़ेंगे तब फिर से ये रिवाइज करेंगे वहाँ पे कि कुछ एनसेड्स हैं जिसे कहा जाता है कि नॉन सिलेक्टिव एनसेड्स। नॉन सिलेक्टिव का मतलब ही यही होता है कि जो सिलेक्टिवली काम ना करें। कॉक्स 1 को भी इनहिबिट करती है और कॉक्स 2 को भी इनहिबिट करती है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, सो जो नॉन सिलेक्टिव एनसेड्स हैं वो कॉक्स 1 और 2 दोनों को इनहिबिट करती है, और जो सिलेक्टिव स्पेसिफिक होती है एनसेड्स जैसे कॉक्स 2 इनहिबिटर कहा जाता है, वो सिलेक्टिवली कॉक्स 2 को बंद करती है। कुछ ऐसी ही ड्रग्स होती हैं कॉक्स 3 को भी इनहिबिट करती है। ये सभी ड्रग हम लोग एनसेड्स वाले चैप्टर में देखेंगे। चलिए, तो अब प्रोस्टाग्लैंडिन के एक्शंस के बारे में डिस्कशंस करते हैं कि CNS के ऊपर काम करने वाले प्रोस्टाग्लैंडिन्स कौन कौन से हैं और क्या इवेंचुअली एक्शंस क्रिएट होती है। ठीक है, तो CNS में पहले पायरोजेनिक मीन्स के ऐसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स के जो फीवर क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स है PGE1 एंड E2। तो PGE1 E2 ऐसे कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन है मीन्स कि PGE के साथ जुड़े हुए हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स के जो पायरोजेनिक होते हैं और उससे फीवर क्रिएट्स होते हैं। तो इस प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रोडक्शन हम लोग कैसे बंद कर सकते हैं? अगर हमने बंद कर दिया तो ऑब्वियसली ऐसी दवाइयाँ हमें फीवर में काम आ सकती है, सिंपल। तो ऐसे प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रोडक्शन बंद करती है वो है एनसेड्स, और एनसेड्स दवाइयाँ हैं जैसे हमने बात की थी कि कॉक्स को इनहिबिट करती है। अगर कॉक्स इनहिबिट हो जाएगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोडक्शन बंद हो जाएगा और जिससे हमें फीवर में राहत मिलेगी। सो
इस टाइप के जो एनसेड्स होते हैं उसमें एंटी पायरेटिक प्रॉपर्टी होती है। एंटी पायरेटिक मीन्स के फीवर को कम करने की कैपेसिटी होती है। कैसे? ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो पायरोजेनिक प्रोस्टाग्लैंडिन है उसका प्रोडक्शन बंद करते हैं। तो एक यूटिलाइजेशन इस साइड पे हो गया कि प्रोस्टाग्लैंडिन से फीवर आता है, तो अगर हम प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रोडक्शन बंद करें विथ कॉक्स इनहिबिटर्स तो उससे हम लोग फीवर में राहत ले सकते हैं। तो पहला क्लिनिकल यूटिलिटी हो गया फीवर को ट्रीट करने के लिए। चलिए दूसरी बात देखते हैं कि कहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं। तो दूसरे होते हैं पेरिफेरल नर्व एंडिंग्स के ऊपर। तो पेरिफेरल नर्व होती है, वहाँ पे भी प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं। वो क्या काम करते हैं? वो जो वहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं वहाँ पे PGE2 एंड PGI2 होते हैं। वो सेंसिटाइज करते हैं पेन रिसेप्टर को टू वेरियस मीडिएटर्स। जब भी लोकल कुछ केमिकल रिलीज होते हैं तो उसको सेंसिटाइज कर सेंसिटिविटी बढ़ा देते हैं, जिससे हमें दुखा हुआ पेन होता है हमको, ठीक है। तो ये जो पेन परसेप्शन होता है, हमें दुखता है, तो वो किससे होता है? बिकॉज ऑफ दिस प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो अगर हम लोग किसी भी तरह से अगेन ये प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रोडक्शन बंद कर देते हैं कॉक्स को बंद करके विद द हेल्प ऑफ ड्रग्स कॉल्ड एज एनसेड्स, तो उससे हम पेन में भी राहत ले सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे बात की कि एनसेड्स हैं, वो सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन बंद करते हैं क्योंकि वो कॉक्स को इनहिबिट करते हैं और वो एनाल्जेसिक की तरह काम करते हैं। एनाल्जेसिक मीन्स की पेन कम करने के लिए। तो ये एक दूसरी यूटिलिटी हो गई। तो एक प्रोस्टाग्लैंडिन जो पायरोजेनिक है, फीवर लाते हैं, उसको भी हम लोग एनसेड्स की मदद से क्लिनिकली यूटिलाइजेशंस कर सकते हैं। और दूसरे प्रोस्टाग्लैंडिन जो पेन परसेप्शन बढ़ाते हैं, जो पेन हमारे शरीर में बढ़ाते हैं, तो पेन को कम करने के लिए हम लोग एनसेड्स का हेल्प ले सकते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोडक्शन बंद कर सकते हैं और एनाल्जेसिक के तौर पे ये दवाइयाँ काम आती हैं। CVS सेक्शन में देखते हैं कि क्या प्रोस्टाग्लैंडिन की क्लिनिकल यूटिलिटी है, उसके एक्शंस क्या है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स काफ़ी है। कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन्स वाजो डायलेशंस भी करते हैं, जो ब्लड वेसल्स का ब्लड प्रेशर फॉल कराने में हेल्प करते हैं, विच इज़ गुड, विच इज़ बेनिफिशियल। और कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन्स ऐसे होते हैं जो वाजो कंस्ट्रिक्टर की तौर पे काम करते हैं, तो ब्लड प्रेशर बढ़ता भी है। तो अब हमें क्या चाहिए, उसके हिसाब से हम लोग वो प्रोस्टाग्लैंडिन को ब्लॉक या फिर नॉर्मल एक्टिवेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑब्वियसली हमें बेनिफिट कहाँ पे होगा? ये प्रोस्टाग्लैंडिन से या फिर इस प्रोस्टाग्लैंडिन के एक्शन बंद करने से। तो अगर PGF2 अल्फ़ा, जैसे हमें बात की PGF2 अल्फ़ा एंड थ्रोम्बोक्सिन ये 2, तो ये ऐसे आप याद रखिए कि ये बैड प्रोस्टाग्लैंडिन्स है। ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं दीज आर बैड प्रोस्टाग्लैंडिन्स, अच्छे नहीं है। ये वाजो कंस्ट्रिक्टर करवाते हैं और दूसरी चीज़ करवाता है प्लेटलेट एग्रीगेशन। जो प्लेटलेट होते हैं उसको एग्रीगेशन करते हैं, पाइल अप करते हैं, जिससे क्या होता है? ब्लड वेसल के अंदर क्लॉट होता है एंड दैट इज़ ऑल्सो बैड। तो ये दोनों खराब प्रॉपर्टी ये PGF2 अल्फ़ा एंड थ्रोम्बोक्सिन A2 में होती है। तो अगर हम लोग किसी भी तरह से इनका प्रोडक्शन बंद कर दें तो हम लोग बेनिफिट दे सकते हैं पेशेंट्स में। या फिर हम लोग इसको एगोनिस्टिकली एक्शन बढ़ाएं, ठीक है, PGI2 का या PGE2 का एगोनिस्टिकली एक्शन कुछ बढ़ाए, उसके रिसेप्टर्स को एगोनिस्टिकली स्टिमुलेट करें बाहर से, तो भी हम लोग वाजोडाइलेटरी एक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। तो देखते हैं कि किस प्रकार की ड्रग्स इसमें से डेवलप की गई है। तो जैसे हमने बात की कि PGI2 के ऊपर काम करने वाली ड्रग्स है जिसका नाम है एपोप्रोस्टेनॉल। अब ये दवाई का नाम आप याद रख सकते हैं, लेकिन प्रोस्ट आता है उसके अंदर, इटसेल्फ सजेस्ट कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन के एनालॉग्स हैं। तो एपोप्रोस्टेनॉल करके है। दूसरी एक मेडिकेशन है ट्रैप्रोस्टिनिल। तो अगेन उसमें प्रो है, तो प्रोस्ट की मदद से आप याद रखते हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है। तो एपोप्रोस्टेनॉल एंड ट्रैप्रोस्टिनिल ये दोनों दवाइयाँ हैं जो PGI2 के एनालॉग्स हैं, देख सकते हैं। लेकिन जो ट्रैप्रोस्टिनिल है वो थोड़ा लॉन्गर एक्टिंग PGI2 का एनालॉग है। एंड बिकॉज PGI2 वाजोडाइलेशन में हेल्प करता है, तो इसीलिए ये जो ड्रग्स है ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन, हमने डिस्कशंस किया हुआ था हमारा कार्डियोवैस्कुलर सेक्शन में, एक पल्मोनरी हाइपरटेंशन का पूरा एक सेपरेट वीडियो है, और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि PGI2 के एनालॉग्स बहुत अच्छे से काफ़ी इफेक्टिवली काम करते हैं। तो PGI2 के एनालॉग ट्रैपोस्टिनिल एक अच्छी मेडिकेशन है पल्मोनरी हाइपरटेंशन के अंदर। तो एक तीसरा उसका यूटिलाइजेशन हो गया एज अ वाजोडाइलेटर मेडिकेशन। बहुत ही जगह पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो है ये सेक्शन। अब आप ध्यान से समझिए ये सेक्शन को। कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन्स जैसे हो गए PGE2 एंड PGI2 की बात करते हैं, ये क्या काम करते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन क्या काम करते हैं? डक्टस आर्टरियोसस को पेटेंट रखते हैं। अब आप कहेंगे सर डक्टस आर्टरियोसस क्या है?
तो जब भी छोटा बच्चा मदर के वुम्ब में होता है, यूट्रस के अंदर होता है, तब हमें पता है कि उसके हार्ट के 4 चेम्बर नहीं होते हैं, उसके वीनस और आर्टेरियल ब्लड फ्लो मिक्स ही होता है, ठीक है। तो वहाँ पे राइट जो चैम्बर है, लेफ्ट चैम्बर है, वहाँ पे ड्रग जो ब्लड है वो मिक्स होता रहता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक डक्टस आर्टरियोसस करके जगह होती है, वो पेटेंट रहती है, बंद नहीं होती। अगर ये डक्टस आर्टरियोसस बंद हो जाता है तो फिर राइट साइड का चेम्बर और लेफ्ट साइड का चेम्बर अलग हो जाएगा। बट हमें वो नहीं चाहिए क्योंकि अभी उसके लंग्स फंक्शनिंग नहीं है। तो इसीलिए ये जो जगह रखनी बहुत ज़रूरी है। तो उस जगह का नाम है डक्टस आर्टरियोसस। तो जब भी बच्चा मदर के वुम्ब में होता है, वहाँ पे जो डक्टस आर्टरियोसस है वो खुला रहता है, जिससे राइट और लेफ्ट साइड का जो ब्लड है वो मिक्स रहता है और नॉर्मल बच्चे का ग्रो होता है, क्योंकि अभी लंग्स काम नहीं कर सकते। लेकिन जब बच्चा मदर के वूम में से डिलीवरी के बाद बाहर आता है, तो ये जो डक्टस आर्टरियोसिस है वो क्लोज हो जाना चाहिए। क्लोज हो जाएगा तभी राइट साइड का चेम्बर अलग हो जाएंगे, लेफ्ट साइड के चेम्बर अलग हो जाएंगे। अब लंग्स फंक्शनिंग करना शुरू हो जाएंगे, तो नॉर्मल जो हमारी फिजियोलॉजी है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार से नॉर्मल सिनारियो है। अब पॉइंट नंबर 2, सर ये ऐसा कैसे हो सकता है कि डक्टस आर्टरियोसिस पहले खुला हो फिर नॉर्मली बंद हो जाए बाहर आने के बाद? तो ऐसा हो सकता है विद द हेल्प ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो प्रोस्टाग्लैंडिन हेल्प करते हैं ये डक्टस आर्टेरियस को पेटेंट या फिर ओपन रखने में, ठीक है। और जब भी बाहर आ जाता है तब ये बंद हो जाता है। तो ओपन रखने का काम करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ऐसा समझिए, सिर्फ एक ही शब्द में समझिए कि जो डक्टस आर्टेरियोसस है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक फेज, वो ओपन रखने का या फिर पेटेंट रखने का काम है प्रोस्टाग्लैंडिन का, स्पेशली E2 एंड I2। अब आप आगे बढ़िए, अगर ये कंसेप्ट आपको पता चल गया तो अब आप एक स्टेप आगे बढ़िए कि क्या होता है कि इन सम कंजेनाइटल हार्ट डिसीज, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ कंजेनाइटल हार्ट डिसीज होते हैं जिसमें बहुत ज़रूरी होता है कि आप जो डक्टस आर्टरियोसस है उसको पेटेंट रखें, ठीक है। कुछ कंजेनाइटल हार्ट डिसीज होते हैं जैसे ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स हो गए, तो उसमें सर्जरी के लिए बहुत ज़रूरी है, सर्जरी के पहले, कि डक्टस आर्टेरियोसिस को खुला रखा जाए। तो खुला रखने का काम कौन करता है? प्रोस्टाग्लैंडिन। तो उस टाइम पे खुला रखने के लिए आप बाहर से प्रोस्टाग्लैंडिन्स के एनालॉग्स दे सकते हैं। तो इंट्रावीनसली एल्प्रोस्टेडिल और एपोप्रोस्टेनॉल आप यूज़ कर सकते हैं। इवन PGE1 का भी रोल है। तो अल्प्रोस्टाडिल और एपोप्रोस्टेनॉल जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स को आप यूज़ कर सकते हैं इंट्रावीनसली, अगर आपको डक्टस आर्टेरियोसिस ओपन रखना है तो ये हो गई एक बात। अब कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे डक्टस आर्टेरियोसिस फेल्स टू क्लोज, मीन्स की जैसे हमने बात की कि बर्थ हो जाता है तब डक्टस आर्टेरियोसिस अपने आप बंद हो जाता है। लेकिन मान लीजिए इफ़ डक्टस आर्टेरियोसिस फेल्स टू क्लोज, बंद नहीं हुआ, ओपन ही रह गया, डिलीवरी के बाद भी ओपन रह गया, तो अब डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाएगी। हाँ, तो अब तो वीनस आर्टेरियल ब्लड मिक्स हो जाएगा, लंग्स भी काम करते हैं, तो साइनोसिस हो जाएगा। तो उस स्टेज पे बंद करना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे हम लोग बंद कर सकते हैं? अगर हम लोग ये प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रोडक्शंस बंद कर दे तो बंद हो जाएगा। प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रोडक्शन कैसे बंद कर सकते हैं? विद अगर हम कॉक्स को इनहिबिट करें तो। और कॉक्स को कौन इनहिबिट करता है? NSAIDs नाम की जो ड्रग्स हैं, जो एंटीपायरेटिक की भी काम करती थी फीवर में, एनाल्जेसिक काम करती थी पेन में, तो यहाँ पे भी एक काम करती है डक्टस आर्टेरियोसिस को बंद करने के लिए। तो NSAIDs, जिसमें एस्पिरिन और इंडोमेथासिन जैसे कुछ ड्रग्स हैं, NSAIDs के चैप्टर में पढ़ेंगे, वो देते हैं टू क्लोज द पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, ठीक है। तो ये दूसरी चीज़ थी। तो अभी फिर से समझिए इन नटशेल कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं ये डक्टस आर्टेरियोसिस को ओपन रखने का काम करते हैं। अगर आपको ओपन रखना है तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स के एनालॉग दीजिए। अगर आपको बंद करना है तो ऐसी दवाइयाँ दीजिए जो प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रोडक्शन बंद करें, जैसे कि NSAIDs। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स के ऊपर। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी में क्वेश्चन, MCQ में क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अभी आप देखिए कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, जैसे हमने बात की थी, उसमें भी 2 प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में हम लोग डिस्कशंस करेंगे। एक प्रोस्टाग्लैंडिन PGI और दूसरा प्रोस्टाग्लैंडिन हमने देखा था थ्रोम्बोक्सिन A2। तो हमने कहा था थ्रोम्बोक्सिन A2 है वो बैड प्रोस्टाग्लैंडिन है। क्यों? क्योंकि ये प्लेटलेट का एग्रीगेशन करवाता है। और थ्रोम्बोक्सिन I2 है वो अच्छा प्रोस्टाग्लैंडिन है। क्यों? क्योंकि वो प्लेटलेट एग्रीगेशन कम करता है, ठीक है।
तो यहाँ पे जैसे लिखा है कि PGI2 है वो इनहिबिट करता है प्लेटलेट एग्रीगेशंस को, जो अच्छी चीज़ है, हमें चाहिए स्पेशली ऐसे पेशेंट्स की जो प्रोन है क्लॉटिंग के लिए या फिर थ्रोम्बस के लिए। और थ्रोम्बोक्सिन A2 है जो पोटेंट एग्रीगेटर है प्लेटलेट्स का। तो ये सवाल कई बार पूछते हैं कि लो डोज में अगर एस्पिरिन दिया जाए, एस्पिरिन क्या है, एस्पिरिन से एनसेड्स जो है कॉक्स इनहिबिटर और प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोडक्शन इनहिबिटर। तो अगर एस्पिरिन लो डोज में दिया जाए तो वो एंटी प्लेटलेट की तरह काम करता है, और ऐसी एंटी प्लेटलेट ड्रग्स एमआई और स्ट्रोक वाले पेशेंट्स में फिर से उसका अटैक ना आए, इसीलिए प्रोफाइलैक्स की तौर पे दी जाती है। अब आप समझिए कि सर एक क्वेश्चन होगा कि सर एनसेड्स, हमें पता है कि एनसेड्स किसको इनहिबिट करता है, एनसेड्स इनहिबिट करता है कॉक्स को, और कॉक्स इनहिबिट होने की वजह से अब प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, इसमें दोनों बंद हो जाएगा सर, एक अच्छा प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रोडक्शन भी बंद हो जाएगा और एक बुरे प्रोस्टाग्लैंडिन का भी प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। तो हमें फ़ायदा कैसे हुआ, फ़ायदा कैसे हुआ, किस प्रकार से एंटीप्लेटलेट एक्टिविटी बंद हो गई। अगर आप थ्रोम्बोक्सिन A2 का इनहिबिशन सिलेक्टिवली करते हो तो ऐसा कह सकते हैं कि एग्रीगेटरी प्रॉपर्टी बंद हो जाती है और इसका जो प्रोडक्शन है वो नॉर्मल रहता है, तभी हम लोग एंटीप्लेटलेट एक्शन अचीव कर सकते हैं। यस, तो उसका जवाब है यहाँ पे। अब देखिए कि थ्रोम्बोक्सिन A2 का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है थ्रोम्बोक्सिन A2, उसका प्रोडक्शन, उसका जो सिंथेसिस होता है वो प्लेटलेट्स में होता है, समझिए। एंड PGI2 का प्रोडक्शन, जो अच्छा प्रोस्टाग्लैंडिन है, उसका प्रोडक्शन कहाँ होता है, उसका प्रोडक्शन होता है एंडोथेलियल सेल्स के अंदर। तो एंडोथेलियम के अंदर जो सेल्स होते हैं वहाँ पे प्रोडक्शन होता है PGI2 का, और जो प्लेटलेट्स होते हैं वो प्लेटलेट्स के अंदर प्रोडक्शन होता है जो थ्रोम्बोक्सिन A2 का, ठीक है। तो अब समझिए कि क्या सिचुएशंस होती है। अब जैसे ही आप लो डोज एस्पिरिन ड्रग देंगे तो उसके स्टमक से वो दवा कहाँ पे चली जाएगी, सबसे पहले वो चली जाएगी वीनस सर्कुलेशन में, वीनस ब्लड के अंदर जाएगी। वहाँ पे वीनस ब्लड के अंदर पहला एक्सपोजर कहाँ होगा, जो एंडोथेलियम है वो मोस्टली आर्टेरियल होते हैं, ठीक है। आर्टरीज के एंडोथेलियल सेल्स में ज़्यादा होती है, वीनस जो वेन्स होते हैं उसमें ज़्यादा एंडोथेलियम मात्रा में नहीं होता है। तो जो वेन्स में लेकिन प्लेटलेट्स काफ़ी होते हैं वीनस ब्लड के अंदर, तो वो जो वीनस ब्लड्स के अंदर प्लेटलेट होता है, वो प्लेटलेट के अंदर ये एस्पिरिन जो हमारी ड्रग्स हैं, जो इवेंचुअली कॉक्स इनहिबिटिंग ड्रग्स हैं, जिसे एनसेड्स भी कहा जाता है, वो जाती है और वहाँ पे जो थ्रोम्बोक्सिन A2 का जो प्रोडक्शन है वो बंद कर देती है। अब क्या होता है कि अब ये जो है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में जाती है, इवेंचुअली ये जाती है आर्टेरियल सर्कुलेशंस के अंदर। पहले जैसे हमें पता है कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म तो ऑलरेडी हो चुका है, तो ऑलरेडी जो हमने डोज दिया है उसमें से भी कम हो जाएगा। अब जाती है वीनस सर्कुलेशन, वहाँ पे प्लेटलेट के अंदर थ्रोम्बोक्सिन A2 का प्रोडक्शन बंद करती है। अब जाती है आर्टेरियल सर्कुलेशंस के अंदर, और आर्टेरियल सर्कुलेशंस के अंदर जाके अब जो भी थोड़ा बचा हुआ डोज होगा वो इनहिबिट करेगा PGI2 को, लेकिन बहुत कम डोज बचा है क्योंकि ऑलरेडी हमने लो डोज दिया है। वो पहले फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में निकल गया, उसके बाद यहाँ पे निकल गया प्लेटलेट्स के अंदर थ्रोम्बोक्सिन A2 का प्रोडक्शन बंद करने में। तो जो भी थोड़ा भी बचा कुचा था वो PGI2 को इनहिबिट करेगा। तो पहला रीज़न ये कि थ्रोम्बोक्सिन A2 का इनहिबिशन अच्छे से होता है कंपैरेटिवली PGI2, तो थ्रोम्बोक्सिन A2 का जो प्रोडक्शन है ज़्यादा बंद होगा कंपैरेटिवली PGI2। और दूसरा एक रीज़न है कि एंडोथेलियम है वो फिर से PGI2 का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो एंडोथेलियम होते हैं, एंडोथेलियम्स के अंदर उसका जो न्यूक्लियस होता है, वो न्यूक्लियस के अंदर से फिर से प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रोडक्शंस हो सकता है, तो वो अपना PGI2 है वो बना सकते हैं, और जैसे ही PGI2 बन जाएगा उसकी एंटी प्लेटलेट एग्रीगेटरी प्रॉपर्टी है। लेकिन जो प्लेटलेट्स हैं उसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, तो प्लेटलेट्स की अंदर जो थ्रोम्बोक्सिन A2 का प्रोडक्शन बंद हो गया, अब वो फिर से रिवाइव नहीं हो सकता क्योंकि उसके पास न्यूक्लियस नहीं है। तो अब जब नए प्लेटलेट बनेंगे तभी ही नया थ्रोम्बोक्सिन A2 प्रोडक्शन हो सकता है। तो इसीलिए नया थ्रोम्बोक्सिन A2 का प्रोडक्शन होने में देर लगता है, क्योंकि नया प्लेटलेट्स बनने में देर लगता है, मिनिमम 120 डेज होता है। तो इसीलिए थ्रोम्बोक्सिन A2 का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी टाइम तक बंद रहता है,
कंपेरेटिवली PgI2 का प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है। तो इसी वजह से PgI2 का लेवल बढ़ता है, थ्रोम्बोक्सिन E2 का लेवल कम होता है और हमें एंटी प्लेटलेट एग्रीगेटरी प्रॉपर्टी एक्शन देखने को मिलती है। तो यहाँ पे लिखा है कि जो अगर प्लेटलेट्स में थ्रोम्बोक्सिन E2 का प्रोडक्शन बंद हो जाता है तो फिर से नए प्लेटलेट्स बनाने पड़ते हैं, क्योंकि प्लेटलेट में न्यूक्लियाई नहीं होता है, और जबकि सेम टाइम एंडोथेलियल सेल से वो अपने PgI2 प्रोडक्शंस कर सकते हैं। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो हमने एस्पिरिन नामक ड्रग दी थी, वो जो कॉक्स नामक एंजाइम को बंद करती है, वो इरिवर्सिबली बंद करती है। मीन्स कि कोई चांस नहीं है नया कॉक्स बनने में। अगर कॉक्स बनेगा तभी प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोडक्शन होगा। तो एस्पिरिन इरिवर्सिबली कॉक्स को इनहिबिट करती है, इसीलिए थ्रोम्बोक्सिन E2 अब उसमें से नहीं बन सकते, नए प्लेटलेट में ही बन सकती है। ठीक है, तो ये कारण की वजह से लो डोज एस्पिरिन यूज़ की जाती है एज एन एंटी प्लेटलेट ड्रग फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ MI एंड स्ट्रोक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लो डोज एस्पिरिन आप अगर देखेंगे किसी आपके घर में बूढ़े व्यक्ति है जिनको हार्ट की कोई तकलीफ है, या फिर प्रीवियस स्ट्रोक या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, या फिर प्रोन है, तो उसमें ऐसा कहेंगे कि खून पतली होने वाली दवाइयाँ चल रही है, तो उसमें मीन्स कि लो डोज एस्पिरिन उसको चल रहा होगा। अगेन फिर से हम लोग एनसेड्स वाले चैप्टर में इसको डिस्कशंस करेंगे। तो ये भी आपकी एक क्लिनिकल यूटिलिटी हो गई। अब देखते हैं PgI2 के एक एनालॉग के बारे में जिसका नाम है एपोप्रोस्टेनॉल। जैसे हमने बात की थी कि जो एस्पिरिन है उसमें एंटी प्लेटलेट एक्टिविटी होती है। क्यों? क्योंकि वो थ्रोम्बोक्सिन E2 का जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा कम करता है कंपेरेटिवली PgI2। सो PgI2 का लेवल ज़्यादा होने की वजह से हमें एंटी प्लेटलेट एग्रीगेटरी एक्टिविटी मिलती है। अगर आप PgI2 के एनालॉग्स ही दे दे बाहर से, ठीक है, जो PgI2 का एक्शन बढ़ाए, तो ऑब्वियसली आपको एंटी एग्रीगेटरी प्रॉपर्टी मिलेगी। तो ये जो एनालॉग्स हैं जिसका नाम है एपोप्रोस्टेनॉल, वो एंटी एग्रीगेटरी मेडिकेशन है। वो कहाँ पे काम आती है? जहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं प्लेटलेट एग्रीगेशन का, जैसे डायलिसिस या फिर कार्डियोपल्मोनरी बाईपास। तो उसके अंदर इस मेडिकेशंस का यूज़ होता है। प्लेटलेट का स्टोर करने के लिए, ट्रांसफ्यूजन के लिए, उसमें भी ये PgI2 का एनालॉग एपोप्रोस्टेनॉल यूज़ होते हैं। अब बात करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स का यूट्रस पे क्या एक्शन है। ठीक है, तो जहाँ पे आप देख सकते हैं कि PgE2 एंड PgF2 अल्फा, ये दो प्रोस्टाग्लैंडिन्स का यूट्रस के ऊपर रोल है। क्या है? ये दोनों यूट्राइन स्टिमुलेंट है। तो उसके ऊपर से हम लोग उसकी एक्शन डेवलप करके क्लिनिकल यूजफुलनेस ले सकते हैं। तो पहले बात करते हैं डाइनोप्रोस्टोन के बारे में। तो डाइनोप्रोस्टोन PgE2 का एनालॉग है और PgF2 अल्फा का एनालॉग है कार्बोप्रोस्ट। तो ये जो दोनों मेडिकेशंस हैं आप यूज़ कर सकते हो ट्रिमेंडस यूट्राइन कंट्रैक्शंस क्रिएट करने के, जिससे इवेंचुअली आप अबॉर्शंस जिसको करवाना है उसमें हेल्प होती है। ठीक है, तो पावरफुल यूट्राइन स्टिमुलेंट होने की वजह से आप डाइनोप्रोस्ट जैसे मेडिकेशंस को इंट्रावजाइनली या फिर कार्बोप्रोस्ट को इंट्रा एमनियोटिक, सीधा एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर इंजेक्ट कर सकते हो। यूट्रस का कंट्रैक्शन बढ़ा सकते हो, और जिसमें परमिशन है लॉ की मदद से, वहाँ पे अगर अबॉर्शन करना है किसी फीमेल को तो उसमें ये ड्रग हेल्प करती है मिड ट्राइमेस्टर। दूसरी मेडिकेशन है जो PgE1 की एनालॉग है जिसका नाम है मिजोप्रोस्टोल। काफ़ी फेमस मेडिकेशन है। तो मिजोप्रोस्टोल प्लस मिफेप्रिस्टोन या फिर मिथोट्रेक्सेट, इसका भी यूज़फुल करके कॉम्बिनेशंस में आप फर्स्ट वीक ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर एज एन अबॉर्टिफिशियन मेडिकेशंस, अबॉर्शंस कराने वाली मेडिकेशंस के तौर पे इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये भी एक क्लिनिकल यूटिलिटी हो गई, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन्स यूट्राइन स्टिमुलेशंस के तौर पे काम करते हैं। दूसरा भी एक यूटिलाइजेशन है PgE2 के एनालॉग का। अगर उनका रूट बदल दिया जाए तो वो दूसरा एक्शंस करते हैं सर्वाइकल राइपनिंग, यानी फिर कि सर्विक्स को थोड़ा सॉफ्टन करने का काम करते हैं। तो अगर कुछ सी सिचुएशंस में आपको सर्विक्स का सॉफ्टनिंग करना है, जिसे कहते हैं सर्वाइकल राइपनिंग करना है, कैसे? जैसे लेबर के टाइम पे। तो अगर लेबर के टाइम पे काइंड ऑफ असिस्टेंट ऑफ लेबर की तरह काम करना है, सर्वाइक को ज़्यादा रिलैक्स करना है, सॉफन करना है, तो उस टाइम पे आप इस तरह के इंट्रावजाइनली यूज़ कर सकते हो सर्विक्स को सॉफन या राइपनिंग करने के लिए। तो लेबर की तरह वहाँ पे काम करेगा। तो डाइनोप्रोस्टोन या फिर
मिसोप्रोस्टोल जैसी मेडिकेशंस को लेबर के टाइम पे आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। अबॉर्शन करना था वो लेबर के टाइम पे नहीं था, अबॉर्शन करना था वो कब था, वो मिड ट्राइमेस्टर में करना था, तो उसका अलग इंडिकेशंस था। ये है लेबर के टाइम पे अगर बच्चे को बाहर निकालना है तो यूट्राइन कंट्रैक्शंस होता है, सर्विक्स थोड़ा रिलैक्स होता है और इससे इवेंचुअली बच्चा बाहर निकलने में हेल्प होता है। और ये PGF2 अल्फ़ा है, लेबर के टाइम पे अगर हम लोग PGF2 अल्फ़ा का यूज़ करते हैं तो जैसे हमने बात की थी ये ट्रिमेंडस यूट्राइन कंट्रैक्शंस करता है। तो वो क्या होता है कि अगर पोस्टपार्टम हेमरेज यानी कि बच्चा बाहर निकलने के बाद यूट्रस में से ब्लीडिंग कम नहीं हो रहा है तो उसे कहते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज। तो उस टाइम के अंदर वो ब्लीडिंग बंद करने के लिए हम लोग कार्बाप्रोस्ट जैसी मेडिकेशंस देते हैं। यूट्रस में क्या होता है बेसिकली, देखिए कि यूट्रस में ऐसे क्रिस क्रॉस मसल्स होते हैं और मसल्स के बीच में यहाँ पे वेसल्स होती हैं। तो जब भी पोस्टपार्टम यानी कि बच्चा बाहर निकल जाता है तो उसके बाद जो ब्लीडिंग है वो यूट्राइन कंट्रैक्शंस होकर बंद हो जाता है ऑटोमेटिकली, लेकिन कुछ केसेस में बंद नहीं होता है। तो उसी केसेस के अंदर हमें ऐसी ड्रग्स चाहिए जो पावरफुल यूट्राइन कंट्रैक्शंस कराए और जिससे इवेंचुअली ब्लीडिंग कम हो जाए, तो वहाँ पे ये कार्बोप्रोस्ट जैसी मेडिकेशंस काम आती है। तो देखा दो सिचुएशन अलग है, अगर लेबर के टाइम में हम लोग ये प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग यूज़ करते हैं तो हेल्प होता है, और सेम मेडिकेशंस को हम लोग अलग रूट से और अलग स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में यूज़ करते हैं, मिड फेज ऑफ प्रेगनेंसी में यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे एज एन अबॉर्टिफिशिएंट इसके अबॉर्शन करने वाली ड्रग की तरह काम करती है। तो ये भी एक क्लिनिकल यूटिलिटी हो गई। दूसरी एक यूट्रस पे जो कंडीशंस है वो है डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया मीन्स की एबनॉर्मल पेन और या फिर एक्सेसिव पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। नॉर्मली मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे पेन तो होता ही है लेकिन थोड़ा बहुत होता है, लेकिन कुछ फीमेल्स में अगर ज़्यादा पेन हो तो उसे कहते हैं डिसमेनोरिया। ट्रिमेंडस पेन हो, असह्य पेन हो जिसमें आपको मेडिकेशन लेने की ज़रूरत पड़ जाए तो उसे कहते हैं डिसमेनोरिया। तो ऐसे फीमेल्स में हमें फिर मेडिकेशंस देनी पड़ेगी। अब पैथोलॉजी समझिए कि किससे ये पेन होता है, तो ये पेन होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स की वजह से। कैसे ये पेन होता है, जैसे हमने बात की थी कि ये जो यूट्रस के मसल्स होते हैं ये बहुत क्रिस क्रॉस मसल्स होते हैं और यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती है। अब जब ट्रिमेंडस कंट्रैक्शंस होता है वहाँ पे, तो ये कंट्रैक्शंस की वजह से ये जो ब्लड वेसल्स हैं वो दब जाती है, तो इसीलिए वहाँ पे ट्रिमेंडस पेन होता है। तो मेफेनेमिक एसिड जैसी कुछ मेडिकल, और ये पेन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल सब्सटेंस है वो है प्रोस्टाग्लैंडिन। तो अगर हम लोग प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रोडक्शन बंद करवा दें, ठीक है, ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रोडक्शन हम लोग बंद करवा दें तो हमें ये ट्रिमेंडस कंट्रैक्टिंग पेन से राहत मिल सकती है। और बंद कौन करवाते हैं, कॉक्स इनहिबिटर। अगर हम कॉक्स एंजाइम को बंद करें, कॉक्स एंजाइम को कौन बंद करता है, एनसेड्स नाम की मेडिकेशंस। तो इसीलिए एनसेड्स है, मेफेनेमिक एसिड है, उसमें एक मेडिकेशंस का नाम है, वो एज अ कॉक्स इनहिबिटर्स की तरह काम करती है। इवेंचुअली प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रोडक्शन बंद होता है और इवेंचुअली यूट्राइन कंट्रैक्शंस बंद होता है, इसीलिए डिसमेनोरिया में ये यूज़ की जाती है। ठीक है, एडिशनल एक यूज़ आया है जो कई बार आपको एमसीक्यू के फॉर्म में पूछ सकते हैं, मिसोप्रोस्टोल। प्रोस्टाग्लैंडिन का एनालिसिस ही है, वो एक मोइबियस सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होता है। ये एक एडीआर के तौर पे आप लीजिए कि अगर आप मिसोप्रोस्टोल प्रेगनेंसी में यूज़ करते हैं, वैसे तो प्रोस्टाग्लैंडिन प्रेगनेंसी में यूज़ करना मनाही है क्योंकि ये ट्रिमेंडस यूट्राइन कंट्रैक्शंस कर सकता है, लेकिन अगर ओरली किसी सिचुएशंस में यूज़ कर दिया जाए तो इससे मोबियस सिंड्रोम होता है। और क्या है मोबियस सिंड्रोम, जिसमें एबनॉर्मल डेवलपमेंट और क्रेनियल नर्व्स, जो क्रेनियल नर्व्स होती है मोस्ट कॉमनली 6 और 7 नंबर की जो भी नर्व्स होती है उसका जो डेवलपमेंट है वो अफेक्ट होता है, और इसीलिए एबनॉर्मल सिचुएशंस बच्चे में पाई जाती है। तो इसे कहते हैं मोइबियस सिंड्रोम कि जो प्रेगनेंसी में मिसोप्रोस्टोल का यूज़ करने से एज ए साइड इफेक्ट या फिर एडवर्स इवेंट ये हो सकती है। अब देखते हैं ब्रोंकस के ऊपर क्या रोल है। तो यहाँ पे भी बैड प्रोस्टाग्लैंडिन और गुड प्रोस्टाग्लैंडिन काम में आएंगे। जैसे हमने बात की थी PGI2 हमारे लिए अच्छा प्रोस्टाग्लैंडिन है, एंटी एग्रीगेटरी प्लेटलेट के ऊपर प्रॉपर्टी है। PGE2 भी एक अच्छा प्रोस्टाग्लैंडिन है, यहाँ पे ये ब्रोंको डायलेटर्स की तरह काम करते हैं, तो ब्रोंकस डायलेट करने में हेल्प करते हैं। जबकि थ्रोम्बोक्सिन A2 एंड PGF2 अल्फा हमें पता ही है कि ये कंस्ट्रिक्टरी प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, आगे यूट्रस में देख चुके हैं। तो इसी तरह ब्रोंकस के भी स्मूथ मसल्स में ये दोनों प्रोस्टाग्लैंडिन एज अ ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर काम करते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज़ भी आपको याद रखना ज़रूरी है। अब एक दूसरी ही सेक्शन है, दूसरी चीज़ है ब्रोंकस के ऊपर हम लोग बात ही कर सकेंगे, वो एक्चुअली एनसेड्स के साथ एसोसिएटेड है। ऐसा माना जाता है या फिर ऐसा देखा गया है, काफ़ी सारे रिपोर्ट्स हमें मिले हैं कि एस्पिरिन का यूज़ करने से पेशेंट को अस्थमा का अटैक होता है। ठीक है, तो क्यों ऐसा होता है, जैसे हमने बात की कि जो एराकिडोनिक एसिड होता है वो एराकिडोनिक एसिड में से एक कॉक्स पाथवे है जिसमें से क्या बनता है, प्रोस्टाग्लैंडिन
और एक लॉक्स पाथवे है जिसे लाइपो ऑक्सीजनेस कहते हैं, उसमें से ल्यूकोट्राइन का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब एस्पिरिन क्या काम करता है, एस्पिरिन कॉक्स इनहिबिटर है, तो एस्पिरिन प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रोडक्शन कम करेगा। तो ऐसा माना जाता है बिकॉज यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रोडक्शन कम हो गया तो एक ऑल्टरनेटिव पाथवे शुरू हो जाता है जिससे ल्यूकोट्राइन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। और बिकॉज ल्यूकोट्राइन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो ल्यूकोट्राइन जैसे हमने बात की थी एज ए ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर काम करते हैं। तो इसीलिए कई पेशेंट्स में जो एस्पिरिन लेते हैं उसमें पाया गया है कि एस्पिरिन से अस्थमा का अटैक भी होता है। जीआईटी के ऊपर क्या काम है ये प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग का। जीआईटी के अंदर पीजीई2 एंड आई2 जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है उनके इंपॉर्टेंट क्लिनिकल इफेक्ट्स है। क्या है इफेक्ट्स, आई2 हमें पता ही है कि अच्छा प्रोस्टाग्लैंडिन है, ई2 हमें पता ही है कि अच्छा प्रोस्टाग्लैंडिन्स है। तो पहली चीज़ एसिड सिक्रीशन ये कम करता है, तो एसिडिटी कम करता है, म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ाता है और म्यूकस का ब्लड फ्लो भी बढ़ाता है। तो ये जो स्टमक है वहाँ पे एज अ प्रोटेक्टिव ये काम करता है। तो स्टमक में जो एसिड है उससे हमारा जो म्यूकोजा है उससे बचाता है, म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ाता है और ब्लड फ्लो बढ़ाता है जिससे हमारा एसिडिटी होने का चांसेस एसिड के अगेंस्ट एक प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह ये काम करता है। तो अब आप समझिए कि अगर आप ये प्रोस्टाग्लैंडिन कम करेंगे तो क्या होगा, ये प्रोस्टाग्लैंडिन कम करेंगे, किससे कम होगा, एनसेड्स नाम की ड्रग से, क्योंकि एनसेड्स कॉक्स को इनहिबिट करती है और कॉक्स प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रोडक्शन कम करते हैं। तो अगर एनसेड्स जैसी कुछ ड्रग लेंगे कि जो कॉक्स को इनहिबिट करेगी और इवेंचुअली प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रोडक्शन कम करेगी तो क्या होगा, तो ये जो हमारी प्रोटेक्टिव इफेक्ट है वो चली जाएगी, तो जिससे हाइपर एसिडिटी या फिर अल्सर होने के चांसेस हैं। तो उस सिचुएशन में हमें कौन सी मेडिकेशन देनी है, ऐसी मेडिकेशन देनी है, पहले तो ये मेडिकेशन बंद करनी है, एनसेड्स जैसी मेडिकेशन हमें बंद करनी है, या फिर ऐसी मेडिकेशंस देनी है कि इसका एनालॉग की तरह काम करे जो प्रोस्टाग्लैंडिन अच्छे प्रोस्टाग्लैंडिन बढ़ाए स्टमक में और एक प्रोटेक्टिव बैरियर बढ़ाए। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि एनसेड्स जैसी मेडिकेशन लॉन्ग टर्म यूज़ करने से पेप्टिक अल्सर होता है क्योंकि ये प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रोडक्शन बंद करती है और प्रोस्टाग्लैंडिन के एनालॉग हैं जैसे नाम हो गया मिजोप्रोस्टॉल, तो वो मेडिकेशन हमें यूज़ करनी है स्पेसिफिकली ऐसे पेशेंट्स में जो लॉन्ग टर्म एनसेड्स मेडिकेशन ले रहे थे और उनको पेप्टिक अल्सर हुआ था। तो उस सिचुएशंस के अंदर भी हम लोग प्रोस्टाग्लैंडिन के एनालॉग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई पूछे कि ड्रग ऑफ चॉइस क्या है एनसेड्स इंड्यूस पेप्टिक अल्सर में, तो ड्रग ऑफ चॉइस लिखना है हमको प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। जब जीआईटी पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के बारे में। एक ऐसी मेडिकेशंस है जो HCl प्रोडक्टिंग पंप होता है उसको प्रोटॉन पंप बोला जाता है, जो HCl का प्रोडक्शन करता है वो एंड पंप को ही इनहिबिट कर देती है ये मेडिकेशन, जिसे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कहा जाता है, जिसमें पेंटोप्राजोल राबेप्राजोल जैसी मेडिकेशंस होती है। तो ये एक बहुत अच्छी मेडिकेशंस है, क्लासिकल मेडिकेशंस है जो एज अ ड्रग ऑफ चॉइस काम करती है। तो कोई पूछे कि एनसेड्स इंड्यूस अल्सर में स्पेसिफिक मेडिकेशन क्या है अगर एमसीक्यू में, तो आप लिखिए मिजोप्रोस्टॉल प्रोस्टाग्लैंडिन के एनालॉग। और दूसरा क्वेश्चन पूछे कि ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो उसमें आप लिखे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। ठीक है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन अब ये हो गया स्टमक के बारे में। अब दूसरी बात करते हैं, यहाँ से एक नई चीज़ शुरू हुई है कि प्रोस्टाग्लैंडिन का जैसे बात की थी कि स्टमक के अंदर एक प्रोटेक्टिव रोल है, तो एक नेगेटिव चीज़ भी अभी निकल के आई है कि प्रोस्टाग्लैंडिन कोलोनिक कैंसर करने में एक इम्पॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ऐसा पाया गया है, एक थियरी ऐसी है कि प्रोस्टाग्लैंडिन कोलोनिक कैंसर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये तो उल्टी चीज़ हो गई, नेगेटिव चीज़ हो गई प्रोस्टाग्लैंडिन की। यस, स्टमक के अंदर वो पॉजिटिव चीज़ थी, लेकिन अगर कोलोन कैंसर स्पेसिफिकली कोलोन कैंसर में भी रेयर कह सकते हैं कि एक थियरी है, तो वो थियरी के हिसाब से प्रोस्टाग्लैंडिन का रोल है कोलोन कैंसर को बढ़ावा देने में। तो अगर ऐसा माना गया है कि एस्पिरिन का यूज़ करते हैं या फिर ऐसे मेडिकेशंस का यूज़ करते हैं कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रोडक्शन कम करे, तो कोलोनिक कैंसर्स और कोलोनिक पोलिप होने के चांसेस कम होते हैं, ऐसा एक स्टडी है। लेकिन ये बुक्स में पब्लिश्ड है, तो कई बार एज अ यूज़ या फिर ये चीज़ आपको एमसीक्यू में या फिर वाइवा में पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं किडनी के अंदर, तो अच्छे प्रोस्टाग्लैंडिन्स अगेन PGI2 एंड PGE2 वो क्या करते हैं, अच्छे प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, वासोडाइलेटरी प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, एंटीप्लेटलेट एग्रीगेटरी प्रोस्टाग्लैंडिन्स है। तो वासोडाइलेशंस करते हैं, किडनी का ब्लड फ्लो बढ़ाते हैं जिससे किडनी हेल्दी रहती है और किडनी में से वाटर क्लियरेंस बढ़ाते हैं, नेट्रियूरेसिस की तरह काम करता है। तो कहते हैं कि एक डाईयूरेटिक एक्शन की तरह काम करते हैं ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स, अच्छे से वासोडाइलेशन करते हैं, ब्लड फ्लो बढ़ाते हैं, अच्छा फिल्ट्रेशन होता है और जिससे डाईयूरेसिस होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि एंटी डायूरेटिक हार्मोन को वो इनहिबिट करते हैं। देख,
अभी समझिए कि लूप डायूरेटिक्स है, तो ऐसा माना गया है कि लूप डायूरेटिक्स, जैसे हमने किडनी के अंदर बात की थी कि ये जो लूप डायूरेटिक्स हैं वो क्या कैसे काम करते हैं कि लूप डायूरेटिक्स भी ये कॉक्स नामक एंजाइम को स्टिमुलेट करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं और उससे इवेंचुअली नाइट्रियोरेसिस करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें पल्मोनरी इडीमा जैसे सिचुएशंस के अंदर राहत मिलती है। लेकिन अब हम मान लीजिए कि एनसेड्स देंगे। एनसेड्स क्या काम करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रोडक्शन कम करते हैं कॉक्स इनहिबिशन होने की वजह से। तो अगर हम लोग एनसेड्स देंगे और लूप डायूरेटिक देंगे तो लूप डायूरेटिक का एक्शन नहीं होगा, अटेन्यूएट हो जाएगा, बंद हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा माना गया है कि एनसेड्स का ये जो लूप डायूरेटिक फ्यूरोसेमाइड जैसे मेडिकेशंस हैं उसके साथ इस प्रकार का इंटरेक्शन से उसकी एक्शन को ये बंद कर देता है, क्योंकि एनसेड्स प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रोडक्शन बंद कर देता है, लूप डायूरेटिक का एक्शन होता है प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोडक्शन से। अब देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर क्या काम करता है। अगेन यहाँ पे भी है अच्छे प्रोस्टाग्लैंडिन्स PGE2 I2 ये क्या करवाते हैं, स्पर्म की मोटिलिटी बढ़ाते हैं और पेनाइल इरेक्शन में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि PGI2 एक वाजोडाइलेटरी प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है, वाजोडाइलेशन करता है, पिनाइल ब्लड फ्लो बढ़ाता है, तो इरेक्शन में हेल्प होता है। ये स्पर्म की मोटिलिटी भी बढ़ाते हैं। तो इसीलिए अगर किसी पेशेंट्स में इस प्रकार की दिक्कत हो, पेनाइल इरेक्शन का प्रॉब्लम हो, स्पर्म मोटिलिटी का प्रॉब्लम हो, तो इस प्रकार के इरेक्टाइल डिसफंक्शंस के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग दे सकते हैं जिसका नाम है अल्प्रोस्टाडिल। तो अगेन ये हो गई एक क्लिनिकल यूटिलिटी। आई के अंदर देखते हैं, आई के अंदर जो एक प्रोस्टाग्लैंडिन जो क्लिनिकली रिलेवेंट है वो है PGF2 अल्फा। अब कैसे रिलेवेंट है, PGF2 अल्फा क्या करता है, डिक्रीजिस इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर बाय इंक्रीजिंग यूवियो सेक्रल आउटफ्लो। जैसे तो हमने बात की थी कि PGI2 एक बैड प्रोस्टाग्लैंडिन है एक्सेप्ट एक जगह पे जैसा है आई के अंदर। आई के अंदर ये अच्छा प्रोस्टाग्लैंडिन के तौर पे काम करता है। PGF2 अल्फा क्या करता है कि जो हमारा जो आई के अंदर फ्लूड होता है वो फ्लूड को बाहर निकालता है और जिससे जो प्रेशर है वो कम होता है। अगर आई के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है फ्लूड का तो ग्लोकोमा जैसी सिचुएशन हो जाती है, ब्लाइंडनेस होती है। तो ये जो ग्लोकोमा वाली सिचुएशन है, ब्लाइंडनेस सिचुएशंस है, उसको कम करने के लिए ये PGF2 अल्फा हेल्प करता है। ये जो फ्लूड है धीरे धीरे बाहर निकाल देता है जिससे प्रेशर कम हो जाता है। और इसीलिए PGF2 अल्फा के ऊपर एगोनिस्टिकली काम करने वाले एनालॉग्स डेवलप किए गए हैं जिसका नाम है लेटनोप्रोस्ट। और भी काफ़ी बनाए गए हैं जैसे बीमाटोप्रोस्ट, ट्रावोप्रोस्ट, यूनोप्रोस्टॉन जैसे कुछ PGF2 अल्फा के एनालॉग्स बनाए गए हैं जिसके आई ड्रॉप्स की तरह उसे यूज़ किया जाए तो ग्लोकोमा के अंदर काफ़ी बेनिफिशियल रोल है। तो होपफुली ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन वाला हमारा पूरा टॉपिक था आपको हेल्प किया होगा समझने के अंदर। इससे बारे में अब नेक्स्ट में हम लोग एनसेड्स के बारे में देखेंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है तो आप हमें क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और हमारे दूसरे प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।